बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे जनाब। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मैं वीकेंड के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने वीकेंड पे बहुत सारे काम सोचे हैं इस बार जो मैंने करने हैं। नॉर्मली वीकडेज़ में आपको इस तरह से बहुत सारी ख़वातीन को टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चों की रूटीन होती है, आपकी फैमिली मैटर्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं। तो वीकेंड पे हम सब ने कुछ ना कुछ सोचा होता है कि इस वीकेंड पे हम ये करेंगे। मैंने इस वीकेंड पे सोचा मैं अपने स्टोर की सफाई करूँगी। देखिए मैंने कितना प्रोडक्टिव अपने लिए प्लान सोचा है। इसके अलावा मैं क्या करूँगी मैंने अभी तक नहीं सोचा, और लेकिन सियासी जमातों ने सोचा है कि वो वीकेंड पे क्या करेंगे, वो जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ जी जलसा करेगी वीकेंड के ऊपर 2 के इतवार को। हम 22 सितंबर की बात करें जी। एक तरफ तो लाहौर में जलसा करने पर तहरीक इंसाफ खासी बज़िद है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। इस सिलसिले में जी तमाम HSO जो SHOs हैं उनको 9 मई में मुलव्वस बकिया मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया है। पुलिस ने 12 PTI रहनुमाओं के घरों पर और कारकुनों के खिलाफ भी मजीद मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। बानी PTI ने कहा है कि लाहौर का जलसा डू एंड डाई है, जलसे से रोका गया तो जेलें भर देंगे, ऐसा कह रहे हैं बानी PTI। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि लाहौर का जलसा डू एंड डाई तो है। दूसरी साइड में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कैसे पीछे रह सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि लाहौर में जलसे का मकसद हकीकी आज़ादी है, और साथ साथ जी खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने कहा कि वो काफ़िले खुद लेकर निकलेंगे, मीनार पाकिस्तान पे वो जलसा करेंगे। और अहम खबर ये है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर है आज सादिक साहब, उन्होंने इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तों को अलॉट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट की जो खुद मुख्तारी है इसको कायम रखने के लिए मखसूस नशिस्तों को अलॉट किया जाए, जिस पर रुकने पार्लियामेंट ने कागजात नामजदगी के साथ जो पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वर होगा, इस खत में लिखा गया है। और जो आज़ाद अरकान है या जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए हैं उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। कौमी और पंजाब असम्बली के जो स्पीकर्स हैं इन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को। इस हवाले से हम बात करेंगे और जो PTI का जलसा इसके हवाले से भी बात करेंगे। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शनीला साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी शनीला साहिबा, एक तरफ तो PTI तैयार है जलसा करने के लिए, हम मुख्तलिफ PTI के जो रहनुमाएँ उनके बयानात, उनकी कस्में, उनके वादे सोशल मीडिया हो, TV चैनल्स उस पर देख रहे हैं लाहौर के जलसे को लेकर। तो आप क्या समझती हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि PTI जलसा कर पाएगी, और जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि वो जलसा करेंगे बड़ा धुआंधार किस्म का, क्या ऐसा होगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, जलसा बहुत धुआंधार किस्म का मुझे नहीं लगता कि हो सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर है रुकावटें काफ़ी खड़ी की जाएंगी, और जिस तरह आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। पहली बात तो ये कि हुकूमत को जलसा करने देना चाहिए, क्योंकि हर सियासी जमात का और हक है, और जमहूरियत है, जमहूरियत में हर सियासी जमात को ये हक मिलता है कि वो अपना जलसा करे। लेकिन PTI के साथ मसला ये है कि वो जब जलसा करने लगते तो उससे पहले उनके ऐसे मुतनाज़ा किस्म के बयानात आ जाते हैं कि जिसकी वजह से पहले से वो फिर सारी रुकावटें जो खड़ी करनी शुरू कर दी जाती है। जब यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी जलसा हुआ तो अली अमीन गंडापुर ने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की मरियम नवाज के बारे में, फिर उसके बाद सहाफ़ियों के बारे में, फिर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जजेस को लेके, तो वो जुबान जो हो जाती है ना वो फिर नाकाबिले कबूल हो जाती है। आप आएँ, आप जलसा करें, आपका हक है, ज़रूर होना चाहिए। फिर देखें अभी भी आपने जलसे को जोड़ दिया है डू एंड डाई के साथ, तो इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे जो इदारे होते हैं उनके जहन में फिर वो 9 मई वाला वाक़या आना शुरू हो जाता है कि अच्छा अगर हम जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे या रुकावटें खड़ी की जाएंगी तो क्या तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाएगा, क्या उसी तरह फिर हमले किए जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत से डाउट्स जो है क्रिएट कर देती है। तो मुझे अभी जो हम इस्लामाबाद में भी देखें तो कोई उन्होंने जलसा किया, सारी जो उनके लोग थे ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे। अगर हम लोकल वहाँ के बात करें इस्लामाबाद के पिंडी के, तो उसकी कोई खास वहाँ पे शिरकत नज़र नहीं आई थी। अभी भी अगर जलसा किया जाएगा, लाहौर है बहुत बड़ा शहर है, उसकी आबादी जो है
वो 2-2.5 करोड़ आबादी है, तो वहां से अगर आपने 15-20 हजार लोग वहां से निकल आए, खैबर पख्तूनख्वा से आ जाएं, एक अच्छा जलसा हो जाएगा। लेकिन उस जलसे में जुबान क्या इस्तेमाल की जाएगी, उसको लेके फिर रुकावटें जो है खड़ी की जाती हैं कि क्या वहां आके फिर मरियम नवाज को धमकियां लगाई जाएंगी, क्या वहां आके फिर एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां लगाई जाएंगी। ये वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से थोड़ा ट्रिगर होते हैं मामलात। अच्छा शनिया साहब, अभी आपने इस्लामाबाद वाले जलसे की बात की और वैसे भी हमने देखा है कि लास्ट जो तहरीक इंसाफ ने जलसा किया है उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की जिसका आप भी अभी रेफरेंस दे रही हैं, उससे पहले ये एक इम्प्रेशन जा रहा था जी कि मामलात बेहतर हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, ओवरऑल उनको थोड़ा फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को उस दिन टैकल किया, हैंडल किया, वो चीज़ें आप पॉइंट ज़ीरो पे लेकर आके उनको खड़ा कर दिया तहरीक इंसाफ को। आपको लगता है ऐसा कि ऐसा हुआ है और अब एहतियात बरतनी चाहिए तहरीक इंसाफ को? अच्छा देखिए, अली अमीर गंडापुर का किरदार ऐसा है कि उसके ऊपर उनकी अपनी पार्टी भी शक करती है और उनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट भी शक कर रही है। उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं जी वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे मामला तय हैं, इसीलिए जिस रात तकरीर हुई उस अगले रात वो पूरी गायब थे और उसके बाद बाहर निकल के अभी तक उन्होंने बयान नहीं दिया कि वो कहाँ है। वो यही कह रहे थे कि जी मैं एक मीटिंग में गया हुआ था और मैं एक मीटिंग कर रहा था। लेकिन जो यहाँ पे खबरें थी इस्लामाबाद के अंदर वो यही थी कि अली अमीन गंडापुर के जो तकरीर थी उसने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है पीटीआई के लिए। अगर पीटीआई को जुडिशरी की तरफ से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा था कि उनको जलसा करने की इजाजत दी जा रही थी और कहा जाता कि उनको फैसिलिटेट करें, अब जुडिशरी भी उस बयान के बाद जो उन्होंने वहां पे खड़े होके दिए हैं इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकेगी जिस तरह की वो पहले उनको कर रही थी कि आप जलसा करने दें, आप उनको फैसिलिटेट करें, रुकावटें खड़ी मत करें। वो उसके बाद जुडिशरी भी उसका खुल के सामने नहीं आ सकेगी। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट अगर सोच रही थी कुछ मामला तय किए जाएं पीटीआई के साथ, इसके बाद वो भी थोड़ा सा स्टेप डाउन हो गए होंगे और फिर जो जलसा करने के लिए इजाजत दे दी जाती है वो भी मसले बन दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, जब आप इदारों को जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करो उसके बाद फिर जब वो अफगानिस्तान हुकूमत को लेके और तालिबान को लेके जिस तरह के बयान दिए, फिर अफगान कौंसलेट को बुला के लेके आए हैं और अफगान कौंसलेट ने जिस तरह के पाकिस्तान के तराने की बेहुरमती की है और उसकी जस्टिफिकेशन अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं, ये चीजों ने अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे और एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए माफी नहीं सोची हुई तो उन्होंने इस काम को मजीद आसान कर दिया है। अगर पीटीआई को जलसों की इजाजत मिल रही थी अदलिया की तरफ से तो उन्होंने इस बयान के जरिए उसको मजीद मुश्किल बना दिया। तो उनकी अपनी पार्टी जो शक करती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो इस तकरीर के बाद कम से कम उन्होंने पीटीआई के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी की हैं। ठीक हो गया, पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी की है, लेकिन बानी पीटीआई कह रहे हैं कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है ये जलसा। अब ये डू एंड डाई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म है शनीला, क्योंकि जाहिर है हमने देखा है कि ये जो सपोर्टर है वो प्रोवोक होते हैं और अगर चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, बानी पीटीआई हो, तहरीक इंसाफ हो, ओवरऑल एक इम्प्रेशन तो है कि जी ये अपने सपोर्टर्स को प्रोवोक करते हैं अक्सर चीज़ों के ऊपर और 9 मई के वाक़े के हवाले से भी हमने यही देखा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बयानात हैं इसको थोड़ा हमें तहरीक इंसाफ को बहुत बेहतर या थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए, ना कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देकर अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को इस तरह से प्रोवोक किया जाए और फिर वी नेवर नो कि क्या सूरत हाल हो सकती है, खुदा न खास्ता। देखिए, बात वही है कि जो सियासतदान होता है ना अपनी सियासत को बंद गली में लेके नहीं जाता, आपने ना सारे ऑप्शन खुले रखने होते हैं। बानी पीटीआई जो है उनका मसला ये है कि वो कोई भी ऑप्शन खुला नहीं रखते, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। अब डू एंड डाई का मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें वो किस एंगल से ये बात कह रहे हैं कि क्या वहां पे जो अगर एक जलसा है, जलसा हम सपोज कर लेते हैं कि लाहौर में हो जाता है, बड़ा अच्छा जलसा हो जाता है, एक अच्छी तादाद वहां पे लोगों की आ जाती है, वहां पे उनके रहनुमा अच्छी तकरीरें भी करते, तो क्या उसके बाद वो जलसे के लोग हैं वो अडियाला चले जाएंगे बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए, या वो वजीर आजम हाउस आ जाएंगे गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, या वो मरियम नवाज का इक़्तिदार खत्म कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आपको जलसे की हद तक रहना चाहिए। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो मरियम नवाज ने भी बहुत ज्यादा जलसे किए थे, लेकिन उन जलसों ने क्या हुकूमत को के लिए कोई मुश्किलात पैदा की थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पीडीएम को तहरीक अदम
मुकदमात के जरिए ही उनको निकालना पड़ा था और नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को अदालतों से ही जाके रिलीफ लेना पड़ा था। तो बानी पीटीआई जो है, अगर वो थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं और अपनी सियासत को बंद गली में ना लेके जाए तो बेहतर होगा। उनकी पार्टी को जलसे करने की भी इजाजत मिलेगी, उनकी पार्टी को एहतजाज करने की भी इजाजत मिलेगी और उनके लिए उनका जो बयानिया है उसको प्रमोट करने की भी इजाजत मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने बयानियों को एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो बहुत से ऐसे वर्कर जो गिरफ्तारियों से बचना चाहते हैं, जो बहुत से ऐसे वर्कर जो मुश्किलात से बचना चाहते हैं, फिर वो जलसे में नहीं आएंगे। आप जलसे को जलसा ही रहने दें, उसको जिंदगी और मौत का मसला ना बनाएं, सियासत को भी इस तरह से ना बनाएं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रिलीफ अदालतों से ही जाके मिलना है। इन जलसों के जरिए ना तो आप जेल से बाहर आएंगे। आप देखें ना, अली अमीन गंडापुर ने एक उस दिन तकरीर करते हुए एक बड़क तो लगा दी थी कि 15 दिन के अंदर अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो मैं सबसे पहले गोली खाऊंगा। 4 दिन रह गए हैं, क्या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आ रही है कि वो अडियाला आ रहे हैं, जेल तोड़ने की कोशिश करके पीटीआई को बानी पीटीआई को निकालने की कोशिश करें? ऐसा नहीं हो सकता। तो जलसे को जलसा रहने दिया जाए और बानी पीटीआई भी अपने बयानात में वोटर को प्रवोक मत करे, क्योंकि प्रवोक करने से 9 मई वाली सिचुएशन में अभी तक वो फंसे हुए और मजीद ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो उसका सारा मलबा बानी पीटीआई के ऊपर आना। वो ऑलरेडी जेल के अंदर है और उनके निकलने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यानी एहतियात बरतनी चाहिए और जलसे को जलसा ही रहने देना चाहिए। अच्छा शहीला, बात यह है कि जो गिरफ्तारियों वाला मामला है वो भी अब जोर पकड़ा है और कल हमने देखा है, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से और पीटीआई रहनुमाओं के घरों पे छापों के हवाले से सिलसिला जारी है। कल भी कुछ गिरफ्तारियां देखने में आई, सरम जावेद के वालिद साहब को भी गिरफ्तार किया और दीगर लोग भी हम देख रहे थे कारकुनान में। ये भी अब हुकूमत एक प्रेशर तो बिल्ड कर रही है ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए। अभी आपने खुद भी बात की कि अगर आप इसको जलसे की जगह एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन बनाएंगे तो बहुत सारे लोग जो अवॉइड करना चाहते हैं गिरफ्तारियों को, अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो जलसे में शामिल नहीं होंगे। ऐसा ही है। देखें, अगर आप इस्लामाबाद का जो जलसा देखें, जो लास्ट जलसा हुआ था, उसमें हमें फैमिलियां उस तरह से नजर नहीं आई हैं। पीटीआई का जलसा जो था उसकी एक रवायत थी और हम लोग खुद विटनेस करते रहे कि वहां पे फैमिलियां आती थी, फैमिली आती थी, उनके साथ उनके बच्चे होते थे, वो आते थे, वो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इनके जलसों के अंदर। लेकिन कुछ अरसे से इनके जलसों के अंदर से 9 मई के बाद से वो एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा। उसकी एक वजह ये भी होती है कि जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे होते हैं वहां से तो फैमिलियां अवॉइड करती है, क्योंकि पकड़ दकड़ हो जाएगी, जेलों में जाएंगे और फैमिलियां नहीं चाहेंगी कि उनकी औरतें जेलों में जाएं, उनके बच्चे जेलों में जाएं। या जो लास्ट इस्लामाबाद का जलसा था, जब रूट जो दिया गया था उससे वो हटे हैं तो पुलिस ने आंसू गैस फेंका है तो वहां से पथराव हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को भी फैमिलियां जो है अवॉइड करती हैं। तो पीटीआई ने अगर अपने उस कल्चर को जिंदा रखना है जो उनका खासा है और जिसके लिए वो पाकिस्तान के अंदर बड़े मशहूर थे, तो उनको कुछ ना कुछ ये जो अपने बयानात हैं इनसे थोड़ा पीछे हटना होगा। बाकी पकड़ दकड़ के देखें, हमने पीटीआई के दौर के अंदर भी ये देखा था कि जब भी नवाज लीग जलसे का कहती थी तो उस नवाज लीग का भी गिला ये होता था कि हमारे रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, हमारे वर्करों को पकड़ा जा रहा है, हमें जलसे से रोका जा रहा है। तो ये चीजें हमने पाकिस्तानी सियासत के अंदर देखी हुई है। बदकिस्मती से ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न तो यही होता है कि आप हर एक को फैसिलिटेट करें जलसे करने के लिए। लेकिन जब तशद्दुद का अंसर जो शामिल हुआ है सियासत के अंदर और उसके बाद जब उनको प्रोवोक किया जाता है ऐसे बयानात के जरिए कि आप हकीकी आज़ादी लेने के लिए निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से फिर हुकूमत जो होती है वो एक्स्ट्रा एहतियात करना शुरू कर देती है। उस एक्स्ट्रा एहतियात के अंदर फिर बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और जो बयानात होते हैं जो पार्टी देने की कोशिश करती है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, उसकी वजह से उनके अपने जो लोग होते हैं वो एहतियात करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों साइड्स जो है ना उनको थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो बेहतर तरीके से परवान चढ़े और जो लोग हैं, जो फैमिलियां हैं, वो जो जलसों में आना चाहती हैं, जो अपने लीडर से अपनी पसंदीदा का इजहार करना चाहती हैं, वो आए, उनके लिए आसानी पैदा करें, ना कि अपने लिए भी मुश्किलात पैदा की जाए और अपने सपोर्टर्स या वोटर्स के लिए भी। और जाहिर है जलसे जुलूस करना हर एक का राइट है, जमहूरी हक है, लेकिन इसको सही तरीके से इस राइट को इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच शहीला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहीला अमान हमारे साथ मौजूद थी जी, आज सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रही थी और पीटीआई के जलसे के ऊपर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और कैंडल्स के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे तो कैंडल्स का आगाज़ हम देखते हैं कि हम बहुत अरसे से यूज़ करते हैं। पहले तो पाकिस्तान में लाइट नहीं आती थी तो कैंडल्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लोग इसको मुख्तलिफ थेरेपीज़ और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं और आजकल सेंटेड कैंडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आपका मूड भी बेहतर होता है, आपको एक थेरेपी भी मिलती है और हर एक का डिफरेंट जो कह लें एक शौक होता है या टेस्ट होता है टुवर्ड्स स्मेल। सो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अमीरा फैसल मौजूद है। कैंडल कूप के नाम से अपना सेंटेड कैंडल्स का बिजनेस करती हैं। कब से इन्होंने इसको स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया है, और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात यह है कि इनकी जो कैंडल्स की प्रेजेंटेशन है वो बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच अमीरा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड के हवाले से बताएं और इसके पीछे आपका जो कह लें ना शौक कैसे हुआ आपको इस सेंटेड कैंडल्स की तरफ आने के हवाले से। मैंने अपनी कैंडल्स का काम 2 साल पहले ऑलमोस्ट शुरू किया था और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत अच्छा जा रहा है। यूजुअली जब मैं ऑनलाइन या स्टोर्स में देखती थी कैंडल्स तो वो काफ़ी प्लेन सी होती हैं। यूजुअली उनका टिपिकल ग्लास जार होता है और इतनी आई कैचिंग नहीं होती। तो आई थॉट के, और मैं एक आर्ट स्टूडेंट भी हूँ, तो आई वाज लाइक कि अगर मैं इसमें आर्ट इनकॉर्पोरेट करूँगी तो वो एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ बनेगी। तो फिर मैंने जो जार्स हैं ये भी खुद से बनाने शुरू किए हैं, जो कि एक नई चीज़ थी। यहाँ पर अभी मैंने किसी को भी नहीं देखा ये करते हुए। और फिर हाँ, और मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो मैंने नेचर से ली ज़्यादातर। और हाँ, जो सेंट्स हैं वो डेफिनेटली आपके ऊपर एक कामिंग इफ़ेक्ट देती हैं और आपको एक कोजी सा इन्वायरमेंट भी देती हैं। डेफिनेटली कामिंग इफेक्ट तो होता है। अच्छा, किस तरह का सेंट आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अपनी कैंडल्स में? और ये बहुत प्यारी भी लग रही हैं जो हम देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी दिखाएं। मेरी यूजुअली सीजनल होती हैं। जिस तरह अगर समर का टाइम है तो आई वुड यूज़ ऑल द फ्लोरल सेंट्स, और अगर विंटर्स में है तो जो फॉल की एक पूरी इन्वायरमेंट सा होता है विद द पम्पकिन स्पाइस और सिनेमन और इस तरह की चीज़ें। आप अगर देखें तो ये जो जार्स हैं ये आई मेक देम माई सेल्फ फ्रॉम प्लास्टर। तो इनको ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में ये एयर ड्राई होते हैं और उसके बाद एयर ड्राई होने के बाद मैं इनको सील करती हूँ और फिर उसमें वैक्स डालती हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आपने कहा आप जार्स खुद बनाती हैं, ज़ाहिर है कैंडल जब जलती है तो हीट से ख़राब तो नहीं होते? और ये जो फ्लावर्स वाले बड़ा प्यारा लग रहा है कैंडल का जो बुके आपने बनाया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो मैंने सीरेंट लगाया हुआ है वो भी हीट प्रोटेक्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। तो ये जो बुके है ना, ये मेरा बिल्कुल न्यू आइडिया है। अभी तक ये मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले ही फॉर सेल डाला है। तो इस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो और ये है कि जो सेंट्स हैं वो इसमें वो नॉर्मल जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वही वाली सेंट्स हैं। फ्लावर्स का यूज़ मैं नहीं करती। अच्छा मीरा, मुझे ये बताएं, जब आपने ये स्टार्ट किया था और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना शुरू किया, अपना पेज बनाया, तो आपने इसको फॉर सेल पर्पस किया था या सिर्फ शौक था? वो ज़्यादा हो जाए ना तो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है, तो वो फिर इसलिए मैंने ना उसको अपने पोर्च में शिफ्ट किया ताकि मुझे खुली हवा में ज़रा सांस भी आता रहे। तो मैंने शुरू इस नीयत से किया था कि मैं सेल करूँगी, और मुझे एक्चुअली बिल्कुल शुरू के वीक में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और वो अभी तक कंटिन्यू है। तो इट्स वेरी गुड। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच अमीरा आने के लिए भी, एंड बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख भी रहे होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आपके बिजनेस को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या कहेंगी उन्हें? मैं यही कहूँगी कि बस यूजुअली ये होता है कि जो भी मेरा काम देखता है ना उन्हें काफ़ी डिफरेंट सा लगता है, तो दे डू शो इंटरेस्ट। तो बस आप लोग भी देखें, एंड इफ़ यू लाइक समथिंग वी कैन इवन डिस्कस द रेट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू वेरी मच अमीरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। वैसे तो हम ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से बात करते हैं। इतना अच्छा लगता है जब मुख्तलिफ जगहों पे हम ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर देखते हैं। खेल के मैदानों में जहाँ हम बात कर रहे हैं तो खेलों में ख़वातीन की जो दिलचस्पी है वो बहुत एक खुशाइन चीज़ भी है। आज दुनिया में जिन खेलों में हम पहले देखते थे कि ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं थी, अब उसमें ख़वातीन इंटरेस्ट ले रही हैं, उसमें एक्सेल कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम
साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो चैलेंजेस क्या होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे, और जिनकी वजह से हम बात भी देखते भी हैं कि ख़वातीन को सपोर्ट ना मिलना हो। कुछ फैक्टर्स मैं डिस्कस कर रही हूँ इसमें, या इसके अलावा मुख्तलिफ काउंसिल्स की इंटरेस्ट ना हो, उस वजह से भी ख़वातीन को चैलेंजेस रहते हैं। और जो प्रॉपर एक करियर बनाने वाला फैक्टर है ना, वो ख़वातीन कहीं ना कहीं मिस आउट करती हैं। इन मसाइल को हम कैसे कम कर सकते हैं, मसाइल हैं क्या, इनको एड्रेस कैसे किया जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समारा अफजल मौजूद हैं। डॉक्टर समारा ख़ुद भी क्रिकेट खेल चुकी हैं, काउंटी क्रिकेट खेल चुकी हैं। साउथ एशियन ख़वातीन के जो स्पोर्ट्स के अंदर उनको हेल्प करने में, स्पोर्ट्स में फ़रोग देने के लिए, और इसके साथ साथ मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे भी काम कर रही हैं। और इसके साथ ये फर्स्ट मुस्लिम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं क्रिकेट वेल्स में, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समारा, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू आपका बुलाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समारा हमारे पास आई है आज क्योंकि कल ये वापस जा रही थी, तो हमने सोचा कि आज हम इनको अपने शो में बुलाएं। ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इनसे ज़रा थोड़ा सा हम जानते हैं। जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं डॉक्टर समारा, तो यहाँ पे ज़ाहिर है ख़वातीन है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। आप इस पर काम भी कर रही हैं, थोड़ा सा हमें बताएं क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस बहुत हैं और मुख्तलिफ हैं, बिकॉज़ मैं इंग्लैंड में भी खेलती हूँ, वहाँ पर भी सेटअप में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो जो नॉन साउथ एशियन लड़कियाँ हैं उनके लिए बेहतर है, आसानी है। हमारा जो सबसे बड़ा एक चीज़ है कि हमारे कल्चरली लड़कियों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता स्पोर्ट्स में। कल्चरली एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो हाउसवाइफ होंगी, पढ़ेंगी, और अगर पढ़ेंगे भी तो फिर भी वो कहते हैं हाउसवाइफ बन जाओ। तो मैंने बहुत कम देखा यहाँ पर कि कोई कहता है कि मेरी बच्ची पाकिस्तान के लिए खेले क्रिकेट में या फ़ुटबॉल खेले। तो ये इसको हम कोशिश करें, इसको थोड़ा बेहतर करें। और दूसरी बात ये कि वो रोल मॉडल्स भी नहीं हैं। जब आप बाहर के मुल्कों में देखें, इतने बड़े बड़े रोल मॉडल्स हैं जिनको लड़कियां देखती हैं और कहती हैं मैंने इस तरह होना है। अब इंग्लैंड क्रिकेट में भी इतनी सारी रोल मॉडल्स हैं, यहाँ पर बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी जैसे साउथ एशिया में कोई एज सच एक बड़ा नाम नहीं है। सानिया मिर्ज़ा ने थोड़ा सा चेंज किया था, अब टेनिस उनको देख के इतनी सारी लड़कियों ने टेनिस शुरू किया, और यहाँ लेकिन वो नहीं है। और ऊपर से मीडिया, अगेन मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप कवर करिए इस टॉपिक को, ये भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बिकॉज़ अगर मीडिया कवर नहीं करेंगे तो अगेन वो लड़कियों जो कर रही हैं उनको वो मिलेगी नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो अभी है काफ़ी सारा काम इस पे करने के लिए। ऊपर से कपड़ों को भी आ जाता है, रिलीजन का भी आ जाता है। लड़कियां सोचती हूँ लेकिन मैं तो हिजाब करती हूँ, तो मैं कैसे फिट इन करूँगी, या जैसे टेनिस में है स्कर्ट मैं कैसे पहनूँगी, वो डर से फिर वो छोड़ देती हैं। और अगेन आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि मैंने लेक्चर दिया था केनेट कॉलेज में, और मैं बहुत खुश थी कि वहाँ लड़कियाँ आ रही थी और ऐसे बैकग्राउंड्स में आ रही थी जहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि गाँव के माहौल में से लड़कियाँ आएंगी क्रिकेट खेलने के लिए। 20 साल पहले मैं जब गई थी, मैं पेरेंट्स फ्रॉम खानेवाल में गई थी, तो वो इट वाज फ्राउंड अपॉन, आप जा भी नहीं सकते बाहर बगैर फुल पर्दा किए, लेकिन अब उसी एरिया से भी लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। और लड़कियाँ ऐसी भी थी जो हिजाब पहना हुआ था और फुल मॉडेस्ट क्लोथिंग में भी वो खेल रही थी। तो ये एक चीज़ है जो हमने इसको नॉर्मल करना है, और लड़कियां ये ना सोचें कि मैं नहीं आ सकती, मैं कर सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर समारा, अब इसमें आपने जो बात की कि ज़ाहिर है अभी तक बैरियर्स मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सोशल कल्चरल ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि दुनिया भर के अंदर इन जनरल भी पाकिस्तान में अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, फिटनेस या मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ पे लेके काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन विद टाइम इसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करना है। जहाँ दुनिया भर की हम एग्जांपल्स या रोल मॉडल्स या वहाँ पे लोगों की जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ है, चाहे वो मेंटल है या फिज़िकल है। हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन है या एथलीट है या कोई भी है, उसके लिए हम इसको बड़ा सेकेंडरी कंसिडर करते हैं अभी भी। बिल्कुल। और जब मैंने लेक्चर दिया था मैंने यही चीज़ें सुनी थी कि न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है वहाँ, तो हर क्लब टीम काउंटी टीम के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट है बल्कि, और यहाँ वो कहते हैं कि एक साल में एक लेक्चर हो जाता है, लेकिन एक साल के एक लेक्चर से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। और मैं एथलीट्स को बता रही थी कि आप जितना अच्छा हो अपनी स्पोर्ट में, फ़ुटबॉल हो क्रिकेट हो, जितने अच्छे आपके स्किल्स हो, लेकिन अगर आपके पास वो मेंटल रिजॉल्व नहीं है, अगर आपके पास वो न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं है, आपके पास वो जिम नहीं है फिज़िक अपनी ठीक करने के लिए, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ये जो सारे फैक्टर्स है ये हैंड इन हैंड जाते हैं, तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना है। और अगेन मैंने एक वो सैड स्टोरी, तो एक लड़की कहती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते बस पकड़ के ट्रेनिंग जाने के लिए, तो आप सोचें कि बाकी इश्यूज़ को
तो निगलेक्ट करते हैं बिल्कुल भी। तो वो भी एक था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अगेन इंग्लैंड में तो आपको जो है जैसे क्रिकेट बोर्ड ECB आप फंडिंग दे रहा है कि जो डिप्राइव्ड एरियाज़ है उनको बच्चों को खिलाने के लिए पैसे दो, उनके लिए कि फ्री कोचिंग मिले, फ्री फैसिलिटीज़ मिले। तो ये भी एक चीज़ है और मुझे पता है कि बेहतर हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो चैरिटीज़ हैं, वो काम कर सकते हैं इस पर, लड़कियों के लिए फंडिंग दे सकती हैं कि वो भी उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि पैशन तो बहुत है यहाँ मैंने देखा स्पोर्ट्स के लिए और ख़ासकर क्रिकेट के लिए तो आपको पता ही है। लेकिन अब उनको अगर हेल्प करें, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, फैसिलिटीज़ दें, पैसा लगाएं, तो वो ये लड़कियाँ बहुत आगे जाके ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। डेफिनेटली हमारे पास अभी भी टीम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन मौजूद हैं। हम सना मीर की बात कर रहे हैं, बिस्मा मारूफ की बात कर रहे हैं, निदा डार की बात करें, बड़ी बड़ी अच्छी, और ये वो उन बैकग्राउंड से आई हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत चैलेंजेस के साथ अपनी जगह बनाई है। अब इस पे इदारों का भी बड़ा रोल है। ये सिर्फ हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं हमारा, इसके साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स भी हैं। क्रिकेट में तो शायद हम बात कर लेते हैं तो लोगों की तवज्जो भी आ जाती है, थोड़ी बहुत उनको मिल जाती है। दीगर स्पोर्ट्स है उसमें लड़कियां खेलना चाहती हैं, एक्सेल करना चाहती हैं। इवन हम हुंजा जैसे इलाकों में देखें या दीगर जगहों पे देखें, फुटबॉल है, दीगर स्पोर्ट्स हैं, बट वही बात है कि फैसिलिटीज़ नहीं है और किसी प्रायोरिटी नहीं है। एग्जैक्टली फैसिलिटीज़ नहीं। और अगेन जैसे क्रिकेट के तो आपने नाम ले लिए, बाकी अगर आप फुटबॉल देखें, मुझे नाम भी नहीं ऑनेस्टली मुझे नहीं याद। मैं ऐसे क्यों कहूँ, मैं इंटरव्यू करती हूँ तो शायद मुझे एक दो लड़कियों के नाम याद रह जाते हैं, अदरवाइज आम अगर ज़िंदगी में आपको पता भी नहीं है कि आपकी स्पोर्ट्स में कौन कौन लड़कियाँ हैं। एग्जैक्टली और अगर जिन लोगों को शौक़ होगा, जिन लड़कियों को शौक़ होगा, उनको कैसे पता होगा कि हमारे जो नियरेस्ट सेंटर है प्रैक्टिस करने के लिए हम कहाँ जाएं, तो उनको भी आगे आना चाहिए। और अगेन फंडिंग की बात आ जाती है और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी आता है। अभी रिसेंटली वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी पाकिस्तान फुटबॉल के साथ, तो वो खेल नहीं सके। तो ये भी मसले हैं, इनको पहले सॉल्व करना है, मैनेजमेंट ठीक करनी है, तो गवर्नेंस ठीक करना, उसके बाद ही फिर आप अट्रैक्ट कर सकेंगे लड़कियों को। और दूसरी बात ये भी है कि अब इंग्लैंड में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया में देख लें, बेशक कि इंडिया में तो पे सेम है क्रिकेटर्स की, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। तो ये भी पेरेंट्स देख लेते हैं कि इसमें तो कोई फंडिंग फाइनेंस नहीं है, तो क्या वो कमाएगी। हमारी बच्ची अगर स्पोर्ट्स में जाती है, चलो पाकिस्तान खेल गया वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि काउंटी तक खेलते हैं, लेकिन उनके लिए फिर क्या है, आपको वो एक प्लान बनाना है कि इन बच्चों को हमने अट्रैक्ट करना है, कोई फाइनेंशियल पैकेज या कुछ ऐसा हो कि वो अपना मुस्तकबिल भी सिक्योर करें। बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप प्रोफेशनल एथलीट होते हैं तो फिर आप स्टडीज़ को वो टाइम नहीं दे पाते, तो ये भी एक पेरेंट्स का डर है और सही डर है, तो वो आपको सिक्योर करना पड़ता है। जैसे अब इंग्लैंड में जो भी लड़कियां या लड़के काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, उनको साथ साथ वो काउंटी वाले ही कोई ना कोई कोर्स या एजुकेशन करवा देते हैं, एक पार्ट टाइम कोर्स। तो ये भी अगेन पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि इनका हम, क्योंकि ये क्रिकेट तो खेलेंगी या फुटबॉल खेलेंगी तो बाद में ये क्या करेंगी लड़कियाँ। तो ये सारी चीज़ें सोच के अगर आप अच्छा एक पैकेज हो तो पेरेंट्स भी अपना सकते हैं कि ये है इनके लिए इंसेंटिव खेलने के लिए। अच्छा डॉक्टर समारा, आपने अब चूँकि आप पाकिस्तान आती भी रहती हैं ऑन एंड ऑफ और आप इस हवाले से काम भी कर रही है, क्या आपकी जो कह लें आपने प्रपोज़ किया है या आपकी मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई हैं, आप लेक्चर्स भी दे रही हैं, क्या बेहतरी कहाँ से स्टार्ट किया जाए कि बेहतरी आए? बेहतरी आई थिंक एक ग्रास रूट्स पे ही शुरू होती है। आपने अपना एक सिस्टम शुरू से नीचे से ठीक करना है, उसमें आपने फैसिलिटीज़ देनी है, आपने न्यूट्रिशनिस्ट देना है, साइकोलॉजिस्ट देना है, और गवर्नेंस का भी मैं कहूँगी कि आपका जब अगर मैनेजमेंट और गवर्नेंस उस पर कहते हैं हर चीज़ क्लियर है, आपके सामने है, आपको पता है कि फंडिंग आ रही है, फंडिंग कहाँ जा रही है, अकाउंटेबिलिटी हो, तो खुद ब खुद चीज़ें इन प्लेस हो जाती हैं। लेकिन जब आपको नहीं पता कि फ़ंडिंग हाँ मिल रही है लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, किस पे लगी हुई है, जब आपका ये प्रोसेस सारा ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, और ये जो पैसे आ रहे हैं जैसे बोर्ड से ऑर्गेनाइजेशंस मुझे पता है देती हैं और वो एक्चुअली लड़कियों को दें, तो वो फिर वो सिस्टम बेहतर हो जाता है। ज़ाहिर है बेहतरी की तरफ लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम जिन इलाकों की, अभी आप खाने वाल की बात करी थी और आपने बताया कि आपने चेंज फील किया, ओवर टाइम बहुत सारे जगहों पे चेंज आ रहा है, लेकिन वो जो चेंज आने के बाद भी बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियां या बच्चियां वो बर्डन अपने साथ मेंटली कैरी करती हैं, क्योंकि वो सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर उनके साथ कहीं ना कहीं फॉर द लॉन्गर रन अटैच्ड रहता है कि भाई वो ऐसे करेंगी तो वो ऐसे नहीं करेंगी, ऐसे हो जाएगा। इन सारे फैक्टर्स के लिए जो मेंटल हेल्थ है, इस पे काम करना कितना ज़रूरी है डॉक्टर समारा?
मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में, अब मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे तकरीबन 40% दिन के जो मरीज़ आते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी में होते हैं। आई फाइंड कि जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो नहीं कहते कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है। वो कहते हैं मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है और या मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो ओपनली नहीं बात करते कि डिप्रेशन है और क्या इश्यूज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेशली और ख़ासकर अगर आप एथलीट हैं तो एक फेयर होता है परफॉर्मेंस का, मैं परफॉर्म नहीं करूँगी या करूँगा तो फिर क्या होगा, लोग बातें करेंगे। अब हम पाकिस्तान की जो मेंस टीम ही लगा लें, इतना प्रेशर होता है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लेकिन उस फ़ैन फॉलोइंग के साथ एक्सपेक्टेशंस है और जब आप नहीं परफॉर्म करते तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो नेगेटिव आपका माइंडसेट है उसको आपने पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलना है। जब आप वो कर सकते हैं तो आप कोई भी चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की कि मेंटल हेल्थ ये एक प्रेशर है, ये सिर्फ एक स्पोर्ट में नहीं है। हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, हम मुख्तलिफ जब प्लेयर्स से बात करते हैं तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने अरशद नदीम को देखा, हमें बहुत खुशी हुई, हम बहुत एक्साइटेड हुए एज अ नेशन। उसी साइड पर हमने दूसरे एक और प्लेयर को देखा, हैदर अली हमारे पास आए, जो अरशद नदीम को रिस्पांस मिला, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला, वो सारी चीज़ें हैं। फिर जब उन्होंने हैदर ने अपने आप को अरशद से कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट या डिस्करेज होता है इंसान, ये बहुत आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस पे भी इसका असर होता है। और ये थिंक कि हमें हर स्पोर्ट को कहीं ना कहीं अपनी जो कह लें सिस्टम के अंदर प्रायोरिटाइज़ करना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि मैंने अपने लेक्चर से में भी यही कहा था कि आप कंपैरिजन कभी ना करें किसी के साथ, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही, मुझसे ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही। आपने बस अपने आप पे फोकस करना है और सोचना है कि मेरे पास टैलेंट है, इसलिए तो मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो जब आप माइंडसेट रखेंगे तो फिर आपको नहीं परवाह होती कि दूसरा क्या करता है। ऑब्वियसली अगेन अरशद नदीम का जो केस था वो हाईलाइट कर रहा था कि वो ऑब्वियसली इतने टैलेंटेड है, लेकिन किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। जब आप ओलंपिक वो स्टेज पे पहुंच के गोल्ड मेडल जीता तो अगेन अब सब कहते हैं कि हाँ हमारा हाथ था, हमने ट्रेन किया था। Everyone wants to take credit. Yes, exactly. तो ये है कि जब आप, लेकिन अगर आप लोअर जो स्केल है उस पर आप फोकस करेंगे एथलीट्स पर, तो फिर ये नहीं होगा कि आप इनके साथ, जैसे उन्होंने गोल्ड मेडल के बाद ही इनको रिकग्निशन मिली है, लेकिन पहले मिलनी चाहिए थी। पहले किसने क्यों नहीं देखा कितने टैलेंटेड हैं। तो अलमिया है हमारा डॉक्टर समारा के हम पहले ओन नहीं करते और फिर जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो हम उसको ओन करना शुरू कर देते हैं। आप पहली बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, मुस्लिम बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं क्रिकेट बेस में। हाउ डज इट फील, कैसे ये आपकी लाइफ में कितना चेंज आया और कितनी प्राउड आपने फील किया जब आपको इस तरह से सिलेक्ट किया गया? पहले थोड़ा सा था टफ, यही सोचते हैं कि विल आई बी फिटिंग इन सब में, क्योंकि जनरली बोर्ड डायरेक्टर्स अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस देखें जनरली मेल होते हैं, ओल्डर मेल्स होते हैं। तो एज अ यंगर फीमेल, वो भी साउथ एशियन, मैं पहली आई एम द ओनली साउथ एशियन और फीमेल मुस्लिम बोर्ड पे। तो पहले होता, थोड़ा घबराहट होती है कि मैं अपने व्यूज़ दूँ, लेकिन अब जितना मुझे वहाँ वेलकमिंग जितनी अच्छी मिली है, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप वेलकमिंग एटमॉस्फेयर देंगे ना तो फिर कोई डरता नहीं है आवाज़ उठाने से। फिर मैं ओपनली बता सकती हूँ कि मैं डिसएग्री करती हूँ किसी चीज़ से या किसी पॉलिसी से, या मुझे लगता है कि चीज़ें डिफरेंटली होना चाहिए, तो मैं आवाज़ अपनी उठा सकती हूँ। और ये भी मैंने एक फ़ील किया कि यहाँ लड़कियाँ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो अपनी ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर सकती। उनको आगे से होता है कि नहीं ये हमें बेहतर पता है, हम सालों से चला रहे हैं, हमसे चलने दो। तो ये भी आपने एक यंगस्टर्स को लेके आना आपकी सिस्टम में। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समारा, बहुत शुक्रिया कि आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। डॉक्टर समारा अफजल हमारे साथ मौजूद थी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम कराची की सड़कों के ऊपर, कराची के मसाइल के ऊपर हर रोज़ बात कर रहे हैं, लेकिन हम लाहौर में भी रहते हैं और लाहौर में भी बड़ा मसला है। और आज का जो ये टॉपिक है ये मेरा अपना ज़ाती दुख है, क्योंकि मैं रोज़ इसी रूट से ऑफिस आती हूँ और रोज़ कम से कम मैं 20 से 25 मिनट ट्रैफिक में फंसती हूँ। और ट्रैफिक की वजह क्या है जी कि वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है पता नहीं कितने महीनों से,
और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वॉल्टन रोड के ऊपर, इसकी जो बीच में गैप्स आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर, वो क्यों हैं? और वहाँ के जो इलाका मकीन है, ज़ाहिर मसाइल रहते हैं जब सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? और सड़क की जो तामीर है और ड्रेनेज सिस्टम का जो कहा जा रहा है कि ये सारा निज़ाम 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या वाकई जो डेडलाइन दी गई है इस मंसूबे की तकमील के लिए वो उस पर कंप्लीट होगा या नहीं? और इस मंसूबे पर काम की रफ्तार कैसी है? इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हैदर मुनीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अरमला ये जो प्रोजेक्ट है वाल्टन रोड का, ये निगरान दौर हुकूमत में नवंबर 2023 में शुरू हुआ था, जिसने अपनी 18 माह की मुद्दत में मुकम्मल होना था। इस वाल्टन रोड के हवाले से अगर आपको बताते चलें, ये गुलबर्ग, डिफेंस और कैंट के इलाके को मिलाता है, जिसके ऊपर तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा की जो ट्रैफिक है वो रोज़ाना उसकी आमदोरफ्त है, जो कि इस प्रोजेक्ट के बायस जो है वो मुतासर हो रही है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। जारी बात है प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो उसके पेश नज़र यहाँ पर जगह जगह के ऊपर तामीराती काम की वजह से खड्डे हैं और बारिश का पानी खड़े होने से भी जो काफ़ी मुश्किलात देखने को नज़र आती है। इसके अलावा अगर आपको बताते चलें तो जो दूसरा इसका मुतबादल रास्ता है वो शहरी जो है वो गुलबर्ग से जो लिबर्टी वाला रोड है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी उनका जो काफ़ी खासा वक्त ज़ाया होता है। इसके अलावा अगर इस रोड की हम बात करें तो इस रोड के जो मुल्हिका आबादी है वो तकरीबन 15 लाख है। 15 लाख आबादी के पेश नज़र यहाँ पर जो आबादी है वो शदीद तरीन मुतासिर हो रही है। ये एक काफ़ी तवील रोड है जिसके अतराफ़ में जो है वो लोगों के दुकानें हैं, जो लोगों का कारोबार है वो भी मुतासिर हो रहा है। ये तो वो चीज़ें थी जो यहाँ के शहरियों को फेस करना पड़ रही है। मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस दौर के 2023 में मोहसिन नकवी थे और ये प्रोजेक्ट जो है वो CBD को जो है वो मुहतस किया गया और CBD ने इस पर काम शुरू किया। इसने अपने 18 माह की मुद्दत में कम्प्लीट होना था। इसके ऊपर जो लागत है वो तकरीबन 9 अरब है और इसके जो प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ तो एक सीवरेज लाइन थी वो बिछा दी गई है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ का। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा अहम मसला था जो नाला था, नाले की री रूटिंग की गई है। नाला जो है इससे कबल जो है वो बिल्कुल आबादी के साथ था और आबादी जब नाला भर जाता था तो उसके पेश नज़र उसकी बदबू स्मेल से जो है वो काफ़ी बीमारियाँ जन्म लेती थी। अब उस नाले को जो है वो रोड के जो है वो दरमियान में ले आएंगे, साथ में जो है वो उसको ऊपर से कवर भी कर दिया गया। इसके अलावा डिस्पोजल नेटवर्क और रोड की तामीराती काम जारी है। 80% से जो जायद काम है वो हो चुका है। जब बाद में हुकूमत आई, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मुंतखब हुई तो उन्होंने CBD का यहाँ पर दौरा किया तो उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि इसका जो प्रोजेक्ट, मैं पहले बताऊँ, ये प्रोजेक्ट साल 2025 अप्रैल में मुकम्मल होना था। तहम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक अब ये जो प्रोजेक्ट है वो 31 अक्टूबर 2024 तक इसकी डेडलाइन है, जो कि आज से 1.25 महीने के बाद इसकी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर मुश्किलात तो ज़रूर आ रही हैं, लेकिन अब इसके बाद जब ये रोड तमीर हो जाएगा, जो इसके बाद जो मिनटों का सफ़र है वो सेकंडों में तय होना शुरू हो जाएगा। ये वाल्टन रोड है, वाल्टन रोड के बिल्कुल ये इसके साथ में बाबे पाकिस्तान भी है। बहुत बड़ी तादाद में जब महाजिन यहाँ पर आए थे तो सबसे बड़ा पड़ाव यहाँ पर बनाया गया था, वो बाबे पाकिस्तान अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन CBD काम का दावा है कि वो अब इसके बाद उसको भी अपग्रेड करेंगे। यहाँ पर जो काम है वो तकरीबन जो है वो 60 से 70% जो है वो उससे ज़ायद हमें होता हुआ नज़र आ चुका है। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हैदर, बहुत शुक्रिया कि आपने इस मंसूबे के हवाले से बताया। ज़रा मज़ीद डिटेल्स हम जान लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो जिस मंसूबे की हम बात कर रहे हैं, हैदर ने हमें चंद डिटेल्स तो इसके हवाले से बताई हैं, लेकिन काम की रफ्तार आपको लगता है कि ये जो जिस रफ्तार से काम जारी है, जो 30 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है, उसमें कंप्लीट होगा? क्योंकि सर मैं तो शायद गुजर के आ जाती हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनका रोज़ का काम है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं इस हवाले से। देखिए, मंसूबे तो शुरू करती हैं गवर्नमेंट्स, और जो गवर्नमेंट डेडिकेटेड होती है वो अपने मंसूबों को मुकम्मल भी करती है। ये मंसूबा निगरान हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वाल्टन रोड की कि इसमें तकरीबन जो है 1.5 लाख से 2 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना जो हैं वो सफ़र करती हैं, लोग आते जाते हैं इस मुकम्मल आबादी में। और इसे DHA के लिए शॉर्टकट भी एक तस्वर किया जाता था। जब से वहाँ 1-2 माल बने हैं तो माल में भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश रहने लगा, ट्रैफिक रहने लगी। लेकिन जब ये मंसूबा बनाया गया तो इसमें मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी खामी ये थी कि चल मंसूबा तो शुरू कर दिया, लेकिन उसमें उन्होंने ट्रैफिक का मुतबादिल इंतज़ाम कोई नहीं किया। you're so right।
अगर वो मुतबादल इंतज़ाम कर लेते तो शायद लोगों को, शहरियों को इतनी जो है प्रॉब्लम ना होती और ना ही हमारा पेट्रोल का और वक्त का इतना ज़्या होता। अब इसका मुतबादल जो DHA जाने के लिए वो गाज़ी रोड है, और गाज़ी रोड तजावज़ात की भरमार है। बेशक गाड़ी सवार तो दरकिनार, वहाँ मोटर बाइक वाला जाना भी अब पसंद नहीं करता। वहाँ कोई पता नहीं, इतनी तजावज़ात हैं कि लोगों ने दुकानों के बाहर दुकानें अपनी लगाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़ी लोगों को प्रॉब्लम है, और वहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है। जो वहाँ से गलती से चले जाते थे, जिन्हें नो हाउ नहीं थी इस इलाके की, तो वो घंटों वहाँ फंसे रहते थे। और उस पर तुर्रा इम्तियाज़ ये कि इन्होंने वहाँ पे कोई ट्रैफिक का कोई खुसूसी इंतज़ाम नहीं किया हुआ था कि चले अगर ट्रैफिक जैम हो रही है तो हम ट्रैफिक वार्डन्स की ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लगा दें वहाँ पे। जो रश आवर्स हैं हमारे, रश आवर्स हमारे जो है वो सुबह स्कूलों में जाने से शुरू होते हैं और उसके बाद दफ्तरों से वापसी तक 6 बजे तक लाजमी ट्रैफिक जैम रहती है, और लोग तकरीबन वहाँ 7 बजे तक ट्रैफिक के लिए कोई मुतनासिब जो है इंतज़ाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए गए। ये मंसूबा अगरचे शुरू किया गया था, और पंजाब गवर्नमेंट की अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी अवलीन तरजीह है कि ये लाहौर का एक मंसूबा बन जाए और उनके नाम हो जाए, क्योंकि आजकल तो मंसूबे बनाना और उन पे अपने नाम की तख्तियाँ लगाना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि काम होना हो तख्ती हमारे नाम की लग जाए। बिल्कुल ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। अब जो ये मंसूबे के बाद ऐसा लगता है जिस तरह जितने अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं, ये जिसे लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, अब ये पत्थरों का शहर बन चुका है, स्टोन सिटी बन चुका है गार्डन सिटी की बजाय। तो लोगों को मुश्किलात भी आती रहती हैं, लेकिन लोग हमारे जो हैं वो बाज़ औक़ात बेसब्रे हो जाते हैं। वो अपनी क्यू का इंतज़ार नहीं करते, वो इधर उधर से लेफ्ट राइट से अपनी एक लाइन नहीं कई लाइनें बन जाती हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो सामने से आ रहा है हमारे वो के कहाँ से गुजरेगा, तो जिग जैग सी बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अपने लिए वो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये जो भी आप बात करें कि इन्होंने ऑल्टरनेट नहीं दिया, अब वो ऑल्टरनेट ना देने का नुकसान ये हो रहा है कि जब बारिशें हुई, बीच में मॉनसून हुआ, काम तब भी रुका, जाहिर है पानी खड़ा रहा, और वो जो कच्ची सड़क थी उसमें और गड्ढे पड़े, और अब जो सूरत हाल है वो शायद अब बनाना तो शुरू कर दी है, लेकिन सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक है और स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमने गवर्नमेंट स्कूल देखा है वहाँ पे उसी रोड के ऊपर है, आगे भी स्कूल्स हैं, और गाजी रोड जहाँ आप बात करें वहाँ पे भी स्कूल्स मौजूद हैं। तो स्कूल आवर्स में तो वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि आप जाएं, इवन सुबह या दोपहर की आप बात कर लें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्कूल आवर्स में नहीं जा सकते, लेकिन आप उन बेचारों का क्या हाल है, हम तो ट्रैफिक से गुजर जाएंगे जो रहते हैं वहाँ चले पे। आधा घंटा गुजर, जो वहाँ रहते हैं धूल मट्टी धुआं पॉल्यूशन, वो जो है इसीलिए तो लाहौर जो है वो नंबर 1 आ रहा है। उसकी वजह ये हमने इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए तकमील के मराइल में आ नहीं रहे वो, या तो इन पे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे दिन रात काम होना चाहिए। अब जो उन इलाकों में रहने वाले हैं, सराउंडिंग्स में जो कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो गया है, उनके पास तो वहाँ खरीदारी के लिए कोई जा ही नहीं रहा। एक बड़ा माल है वहाँ पे, उस माल ने अपने ही सिस्टम के तहत ये शहरियों को गुजरने के लिए जगह दी है, लेकिन वो भी ऑन पेमेंट दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी। ये मेरी अभी गलत फहमी मलिक साहब ने दूर की, और फिर मैंने उनको दुआ दी, मैंने कहा अल्लाह भला करे, रास्ता दे दिया उन मॉल वालों ने, तो कहते नहीं उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लिए, गवर्नमेंट ने पे किया उन्हें मुतबादल वापसी में आने के लिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट है, हमारी गवर्नमेंट की ये तरजीह है। देखिए पंजाब में जो है वो सड़कों की तामीर का बजट जो है वो तालीम के तमाम सेक्टर्स के मजबूरी बजट से दुगना है, और पंजाब में सड़कों, सरकारी इमारत और अर्बन डेवलपमेंट का मजमूई तरक्याती बजट 213 अरब 50 करोड़ रुपए है। तो अब 213 अरब 50 करोड़ रुपए किसके लिए है? सर मैं कहती हूँ स्कूल बना के उस पर तख्ती लगा लें, छोड़ें सड़कों पे, आप स्कूल बनाएं, हम तख्तियाँ आपकी वैसे लगवा नहीं, हमारे यहाँ स्कूलों का भी इंतज़ाम जो है वो भी इंतहाई गलत है। स्कूलों में आप ये देखें कि एक स्कूल में छोड़ने के लिए कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, कितने मोटरसाइकिल जाते हैं, जाते भी हैं फिर वापस आते हैं, फिर छुट्टी के वक्त लेने जाते हैं फिर वापस आते हैं। इन स्कूलों को पाबंद करना चाहिए कि वो अपनी बसेस लगाएं, स्टॉप टू स्टॉप बच्चों को पिक करें, स्टॉप टू स्टॉप उनको ड्रॉप करें, पेरेंट्स वहाँ से स्टॉप से लें उनको। मसला ये है कि बसों पे भेजने को ना डर लगता है माँ बाप को कि बसों की सूरत हाल इतनी मखदूश होती है। पहली बात हमने देखा है अक्सर जगहों पे बसेस के अंदर जिस तरह से बच्चे लटके हुए जा रहे होते हैं, हमें जाते हुए देख के खौफ आ रहा होता है कि माँ बाप बेचारे बच्चों को घर से भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और ये क्या हाल नहीं, बच्चों का देखें वो सिक्योरिटी का इंतजाम तो होना चाहिए। जब स्कूल की कॉलेज की अपनी बस होगी
तो वो इस तरह बच्चे लटने नहीं देंगे, वो उनको बड़े प्यार से मोहब्बत से लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने फ़ी लेनी है। और बच्चों की तालीम के अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका ख़र्चा भी स्कूल्स को लेते हैं बल्कि, और अगर वो ले रहे हैं तो फिर उन्हें ये सहूलत भी देनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से जा सकें। और सबसे बड़ा जो है, हम आने वाली नस्लों को हम जो पॉल्यूशन का तोहफा दे के जा रहे हैं वो इंतहाई गलत है, बहुत गलत है। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे लाहौर जो है अभी स्मोग और फॉग शुरू नहीं हुई और वो पहले नंबर पे आ रहा है कई दिनों से। आलूदा तरीन शहर दुनिया भर में हो चुका है, और सबसे ज़्यादा यहाँ स्मोग भी होती है, फॉग भी होती है, और लाहौर हमेशा सर्दियों में कुछ अजीब भी होता है, हमें तो पता ही नहीं है हम सांस के साथ क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर बीमारियां इनहेल कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, अब इस मंसूबे से तो बात ठीक है, ये शुरू हो गया, मुकम्मल हो जाए अल्लाह करे 30 अक्टूबर तक। एक बड़ा बजट इस मंसूबे पे लगा है, हमने देखा है कि कुछ माजी के अंदर अंडरपासेस बने या कंस्ट्रक्शन हुई, थोड़ा टाइम गुजरा और वहाँ की हालात फिर वैसे के वैसे ही हैं। इवन हमने जो अभी नया CBD वाला ओवरहेड ब्रिज देखा है, जो कि हम डिफेंस की तरफ जाते हैं, आगे बॉटल नेक है, वो एक रूट तो खुली बना दी है, लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ उतरती हैं वो फिर वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे प्लानिंग करके हम क्यों नहीं बनाते? हमने सिर्फ ये क्यों सोचना है कि एक मंसूबा कर दिया तो बस अब ये आसानी हो गई है? असल में बात यह है कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनकी तरजीह होती है, और ब्यूरोक्रेसी की भी तरजीह होती है, वो देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसी है। अब मोहसिन नकवी साहब थे, वो जब निगरान वज़ीर आला थे तो वो दिन रात एक करके उन्होंने ये सारा वो खुद ही विज़िट किया करते थे। अब जो है वो CM साहिबा, उनके लिए और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अब वो खुद वहाँ विज़िट नहीं करती, और ब्यूरोक्रेसी जो है उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट देती है, और ये अपना वो ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ नाम वहाँ लगे रहें, नामों की तख्तियाँ लगी रहें, मंसूबा भले जब मर्जी मुकम्मल हो। तो ये सोच जो है ये गलत है, उन्हें ज़ाती दिलचस्पी लेनी चाहिए। एक मंसूबा जब लाहौर में मुकम्मल हो गया फिर उसके बाद दूसरा मंसूबा अनाउंस करें। ये 3-4 जो है इकट्ठे शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी लोग नहीं समझते कि पता नहीं हमारी गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, तो हम ये जल्दी ये कर तो वो जल्दी में जो हम भुगत रहे हैं ना वो हमें पता है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा दो कि हमारी वज़ीर आला बड़ी एक्टिव हैं, बट इस मंसूबे को अगर उनको बिल्कुल सब अच्छा की रिपोर्ट मिल रही है तो हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक दफ़ा जाके खुद देखें, सब अच्छा नहीं है, कोई ऑल्टरनेट ट्रैफिक के लिए रूट नहीं है, वहाँ पे आपको वार्डन्स और दीगर चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि स्कूल टाइमिंग्स में रश आवर्स के अंदर वहाँ ट्रैफिक जाम ना हो। जाहिर है वक्त का ज़्यादा तो हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों की एनर्जी, उनके अंदर पहले इतनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है कि वो सड़कों पे निकालते हैं, तो ये बड़े हम कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अदनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर। जो वाल्टन रोड का जी मंसूबा इसके हवाले से हम बात कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ आपको भी अपडेट देते रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हम कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। एक जो तहकीक है उसके मुताबिक अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो उनकी लंबी उम्र का बाइस भी बनता है और उनके जो लाइफ में बेहतरी है मेंटली और फिज़िकली उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने वालिदैन को वक्त देना, विद टाइम हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी मसरूफ़ हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, हम उस तरह का टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। हमारी एज तो बड़ी है लेकिन साथ साथ वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उनको भी हमारे वक्त की, हमारी टेंशन की उतनी ही ज़रूरत होती है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि वालिदैन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये जो हम क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, एक तो टाइम स्पेंड करना होता है और एक होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ? जी अरमला, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जो सबसे बड़ा तोहफ़ा हमारे लिए है ना, वो हमारे वालिदैन हैं। हमें उनकी ज़िंदगी में उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे पास बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और मतलब एक मेरे पास ऐसा क्लाइंट है जो कि अपने वालिदा की डेथ के बाद कई महीने उनकी कब्र पे जाता रहा।
तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि बात ये है कि उनकी ज़िंदगी में मैं उनको टाइम नहीं दे सका, जो टाइम मुझे उनको देना चाहिए था। कहता है वो मुझे हर दफ़ा कहती थी कि मेरे साथ टाइम गुजारो, मेरे साथ वक्त गुजारो, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैंने कब चली जाना है। कहता वो रिग्रेट, ऐसा रिग्रेट हसन भाई कि मैं ना भूल नहीं पा रहा। तो हम क्या करते हैं, मतलब हम ये करते हैं, किसी दोस्त का फ़ोन आएगा ना, हम कहेंगे हम आ रहे हैं, हम उसके साथ घंटों स्पेंड कर देंगे। हम कभी कॉल करके अपनी वालिदा को, वालिद को ये नहीं कहेंगे आज मैं ऑफ़िस से जल्दी आ रहा हूँ, आपको क्या पसंद है खाने के लिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। हम नहीं कहेंगे। हम इसलिए नहीं कहेंगे, हमें लगता है यार कि अब ना वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी जो लवाजमात हैं वो अब डिफरेंट हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो जो वक्त के साथ वो बूढ़े होते हैं उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको तवज्जो चाहिए होती है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें आपने देखना है कि जब वो बूढ़े हो रहे हैं तो आप बायोलॉजिकल उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको भी उस तरह चेंज होना है। क़ुव्वत बर्दाश्त आप में होनी चाहिए। फिर सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम देखें जी हम तो जॉब करते हैं, हम तो पैसे कमाते हैं, हम ये करते हैं। यकीन माने मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उनके लिए आपका वक्त ही है। सारी चीज़ें आ जाएंगी वक्त के साथ साथ, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप उनको वक्त अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर रिग्रेट रह जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे एक और क्लाइंट हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यार बात ये है कि हसन मुझे मेरे बच्चे टाइम नहीं देते। मेरा अगला सवाल ये था कि आपने अपनी वालिदैन की ज़िंदगी में उनको टाइम दिया था? कहते नहीं। ये मुकाफ़ाती अमल है। अगर आप टाइम नहीं देंगे आपके बच्चे भी आपको टाइम नहीं देंगे। ये तो हमारे बड़े या पेरेंट्स ये भी हमेशा कहते हैं कि जो आप अपने वालिदैन के साथ करते हैं, जैसा सलूक आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी औलाद भी आपके साथ वैसे ही करेगी। अगर आप उनके साथ अच्छे रह रहे हैं या बुरे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में अर्ली करनी है या लेटर ऑन करनी है। अच्छा हसन साहब, आपने भी कहा कि टाइम देना है या हम विद टाइम, हमारे पास ये एक्सक्यूज़ है, मैं इसको एक्सक्यूज़ ही समझती हूँ कि जी हम बड़े बिजी हैं, हमारी लाइफ में बड़े काम हैं, हम अपना करियर बना रहे हैं, हमारी अपनी फैमिली है, अपने बीवी हैं, अपने बच्चे हैं, तो हम वो सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ के तौर पे रखते हैं और फिर हम उसी पे लगे रहते हैं। ये जो एक्सक्यूज़ है ना, इसको कैसे ख़त्म करना है हमने कि हमें चाहे आप कम टाइम 15 मिनट गुजार लें, आधा घंटा गुजार लें, लेकिन वो ऐसा टाइम हो जो क्वालिटी का टाइम हो। देखिए, मैं जितने हमारे भी फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ, टिप भी। बात यह है कि आप अपनी वालिदा के पास जब आएँ ऑफ़िस के बाद, आप आएँ, आप उनके साथ बैठें, वो अक्सर लेट जाते हैं, आप उनको मतलब दमाएँ, उन्हें कीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये एक जुमला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप देखें कि वो आपको कहेंगी तुम इतनी लेट आए हो, या मेरा बेटा तो सो जा जाके, कोई मसला नहीं है। हालांकि वो चाह रही है कि टाइम स्पेंड करें, लेकिन क्योंकि उनको लग रहा है कि इसने सारा दिन काम किया है, मेरा बेटा थका होगा। अब वो क्या करेंगी, वो जुमला पकड़ेंगी, सुबह वो मिलेंगी डिफरेंट मतलब अपने लोगों से, जो भी उनका मतलब एक सर्कल है, वो आपकी तारीफ़ें सबके सामने करेंगी। वो कह रही होंगी मेरा बच्चा देखो रात को मुझे मतलब आया, उसने ये पूछा भी। आपने सिर्फ एक जुमला ही बोला है और उस जुमले ने उनको फिर से जवान कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है ना प्रायोरिटी, देखिए हमने ना प्रायोरिटी देनी है। हमने ये सिर्फ एक बहाना है कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, ये इशू नहीं है। आपको ये चाहिए कि आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके मसले मसाइल लिखें, इश्यूज़ क्या हैं, उनको आप कहाँ ज़रूरत है, फिर उनकी ज़रूरियात को वो पूरा करें। वो खाली पैसा नहीं है, इमोशनली दे नीड यू। क्योंकि देखें जो वक्त के साथ साथ वो बूढ़े हो रहे हैं तो उनके दिमाग के भी कुछ इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अब आपने उनको भी देखना है, आपने उनके साथ हमदर्दी करनी है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कई लोग हमारे यहाँ पे पेरेंट्स बीमार होते हैं, लोग क्या करते हैं, उनको घरों में छोड़ के शादियों पे इवेंट्स पे चले जाते हैं। इतना उनको फील होता है, इतना फील होता है कि यार देखो हमें छोड़ के चले गए। आप वो वक्त याद करें कि जब आप बीमार थे, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो आपको किस तरह लेके जो है वो लोग घुमा करते थे। मैं आपको ये बताता हूँ, मतलब आई एम अ पोलियो विक्टिम। मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा जो है मैं ये कहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ।
मेरी वालिदा जो थी वो हमेशा मुझे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाती रहीं और इलाज कराती रहीं। तो वो जो वो अक्सर भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए उनमें से मैं एक हूँ कि मैंने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे। तो मेरी वालिदा ने हमें बहुत मेहनत की और मुझे जो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी मतलब चीज़ें बेहतर हुई और इससे हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जो पेरेंट्स हैं ना उनका देन नहीं दे सकते, जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी कर लें, आप कुछ भी नहीं, आप क्या कहते हैं ना मैं तो बड़ा कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे भाई। जो उन्होंने आपके लिए किया है ना आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। You can't even imagine, हमें तो शायद हमारी मेमोरी में वो चीज़ें भी नहीं है जो वो पेरेंट्स करते रहते हैं। एक काम करें, सिर्फ एक काम, उनको वक्त दे दें अपनी ज़िंदगी में, उनको थोड़ा सा वक्त दे दें और वो क्वालिटी टाइम दे दें। उनको लेके आप बाहर जाएं, घुमाएं, रात को वॉक किया करें, उनकी सुने कि क्या चल रहा है। फिर हम ये करते हैं ना, जो वो बूढ़े होते हैं हम कहते हैं यार ऐसा करते हैं, इनको ना कोई काम नहीं देते हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ऐसा रहने दो, ये आराम करेंगे। और भाई ऐसा नहीं है, आप उनको इन्वॉल्व करें जिस तरह आप पहले उनको मैटर्स में इन्वॉल्व करते थे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम उनको कहते हैं यार अब ऐसे करें, अब खर्चा आपका इतना ही है, ये सारी चीज़ें, भाई आप खर्चा उनके हाथ में दें, वो हर चीज़ में फिर अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं। अब जब वो डिस्कनेक्ट होते हैं ना, वो कहते हैं यार अब मेरी वो वैल्यू नहीं रही। या वो बीमार भी इसी वजह से होते हैं जब आप उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, आप उनको अपने साथ अपनी एक्टिविटीज़ में उस तरह से नहीं करते हैं। विद टाइम मुझे लगता है कि हमें रियलाइजेशन बहुत लेट होती है इस चीज़ की। अगर ये हमें अर्ली हो जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट्स ना हो। तो रिग्रेट करने से बेहतर है कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, उनके साथ टाइम गुजारें, उनकी वैल्यू करें, और अगर नहीं है तो आप उनके वसीले से कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे आपको भी सेटिस्फेक्शन हो और उनको भी हो। सो थैंक यू वेरी मच हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालिदैन के साथ भी टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। इसी बात पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, हमने सोचा कि अब आपकी मुलाकात एक ऐसी ज़बरदस्त आर्टिस्ट से कराई जाए जो कि पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बॉलीवुड मूवी के अंदर भी काम कर चुकी हैं, मुख्तलिफ टीवी सीरीज़ भी करती हैं। और आज हमारे साथ जी मौजूद हैं शफीना शाह, जो कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल 2023 में अपने नाम कर चुकी हैं। इसके साथ साथ आप सब ने देखी होगी जी बॉलीवुड मूवी है एनिमल, उसमें भी ये बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है इन्होंने, और इसके साथ साथ टीवी सीरीज़ भी करती हैं, शाहरुख खान के साथ भी काम कर चुकी हैं। आज हम शफीना से उनके करियर के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच शफीना, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आपने हमें हमारे शो के अंदर ज्वाइन किया। आई होप कि आपका ये थोड़ा सा टाइम हमारे साथ अच्छा गुजरेगा। हम चाहेंगे पहले तो आप थोड़ा सा हमें अपने करियर के हवाले से बताएं कि आपने 2023 में जो टाइटल अपने नाम किया, ये जाहिर है सिर्फ एक साल की बात नहीं होगी, आपका ये जर्नी बहुत पहले से शुरू हुआ होगा। कैसा जा रहा है आपका अब तक का काम का सफ़र? एक्चुअली तो मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग शुरू किया जब मैं 12 साल थी, एंड लास्ट ईयर जब मैं वापस आई पाकिस्तान से, मैं सोच रही थी मैं एक पैजेंट को करना चाहिए। एंड मेरे एक दोस्त है ना यूके से, उन्होंने मुझे बताया पैजेंट के बारे में, मिस पाकिस्तान, तो वहाँ उन्होंने कहा मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी को हाथ से तो मेरी कनेक्शन है पाकिस्तान में। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया, स्टेजेस भी था और टाइटल मिली, एंड उसके बाद मेरी जर्नी पैजेंट्स वो मैंने शुरू किया दोबारा। एंड उसके बाद मैंने इंटरनेशनल पैजेंट्स भी compete किया, लाइक सारे कंट्रीज़ के साथ है ना। तो इस साल मैंने कैम्बोडिया गई टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड वहाँ एक टाइटल मैंने मिली वो, हाँ, तो 67 कंट्रीज़ में मेरे एक टाइटल मिली, वो मिस कंजीनियलिटी है। तो मिस कंजीनियलिटी मतलब जो औरत उनके पास सबसे काइंडेस्ट पर्सनालिटी और काइंड ऑफ बेस्ट पर्सोना, तो पाकिस्तान के लिए मेरे ये टाइटल मिली। तो ये बहुत इज़्ज़त से बात हुई आज, इस साल ये भी हुआ है जनवरी में। उसके बाद दोबारा कंपटीशन मैंने किया यूनिवर्सल वुमेन, वहाँ मेरी टाइटल एक और टाइटल मिली, वो जो बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम, एंड उस टाइम मैंने वो जो शरारा पहन ली,
निकाब ब्राइड मैंने वो स्टार्ट किया। Wow. तो बहुत अच्छा था। तो या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो अभी मैं फोकस करती हूँ मेरी एक्टिंग, ये मेरी मेन प्रोफेशन है, एक्टिंग और मॉडलिंग। तो हाँ ज़बरदस्त, माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी एज वेल। और आपने ज़ाहिर है मैं आपके वो नेशनल कॉस्ट्यूम वाले उसमें इमेजिन कर रही हूँ, तो आपने डेफिनेटली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको पाकिस्तानी कपड़े वैसे पहनना बड़ा पसंद है या आप कभी कभी पहनती हैं, ये बताएं। एक्चुअली मैं जब मैं यूके में हूँ, मैं पाकिस्तानी कपड़े पहनती हूँ कभी कभी, डिपेंड करते हैं मेरे मूड के बारे में और मौसम के बारे में। मेरे पास काफ़ी आउटफिट्स है, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ पाकिस्तानी कपड़े और वेस्टर्न भी। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे शफीना ये बताएं कि आपने कहा कि अब आपका ज़्यादातर फोकस मॉडलिंग और एक्टिंग के ऊपर है, आपने बॉलीवुड मूवी में काम किया है, हाउ वाज दैट, कैसा एक्सपीरियंस था वो? जी, तो एक्चुअली वो बॉलीवुड मूवी मैंने काम किया, इस मूवी में पैजेंट से पहले। तो हमने शूट किया अप्रैल में, एंड एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी आई मेरे हाथ में फरवरी 2023 में, जब मैं पाकिस्तान में थी। मैं यहाँ आई थी सिर्फ हॉलिडे के लिए। उस वक्त मैं पेशावर में थी। मेरी एजेंट उन्होंने मुझे मैसेज किया लंदन से एंड सेड एक रोल है, आप इंटरेस्टेड हो बॉलीवुड में? आई सेड जी बिल्कुल। तो मैंने ऑडिशन ले लिया। उसके बाद वो दूसरी रोल था एक्चुअली पहले, लेकिन उन्होंने मुझे सेकंड वाइफ, बॉबी डील का सेकंड वाइफ रोल मिली। तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए एक्चुअली। मैं जानती नहीं थी दैट इस मूवी ना वुड गो सो वायरल। मैं सोची थी मैं सिर्फ एक्ट्रेस हूँ, मैं काम करूँगी। हाँ, मैंने ज़्यादा नहीं सोचती इस चीज़ के बारे में, एंड एक्चुअली मैं किसी को बताया नहीं दैट मैंने काम किया इस मूवी में। तो जब वो मूवी आई December 1st UK, इट वाज रिलीज्ड इन द सिनेमाज। तो उसके बाद बहुत सारे कॉल्स आई मेरे फ्रेंड्स से। वो उन्होंने मुझे पूछा आपने क्यों मुझे बताया नहीं इस मूवी के बारे में, क्योंकि हम जानते नहीं है, शायद हम शूट करेंगे उसके बाद शायद वो सीन कट करेंगे, है ना, जब वो एडिट करेंगे। तो आई wanted to watch the movie first, उसके बाद I was like okay ठीक है, मैं इस मूवी में हूँ। So अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बॉबी डील और रणबीर कपूर सीन्स दोनों एक्ट्रेस के साथ है ना, एंड एक्चुअली मैं सोची थी मेरी सीन सिर्फ बॉबी डील के साथ है, क्योंकि उन्होंने कहा आप वाइफ नंबर 2 है ना। तो एनीवे सो दे वर वेरी हम्बल। बहुत फ़नी एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े से आई। वो जो सारे एक्सपीरियंस, बॉलीवुड टीम इज़ लाइक वो काफ़ी प्रोफेशनल है, and it was just a pleasant experience overall. That's lovely. शबीना, आपने कहा कि आप पहले थोड़ी रिलक्टेंट थी, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया। ज़ाहिर है जब एज ए पाकिस्तानी या कहीं भी आप जाते हैं, आप जब बॉलीवुड में काम करने का सोचते हैं, किसी और सिनेमा में सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा पता नहीं घर पे या पाकिस्तान के अंदर कैसा रिस्पॉन्स होगा। बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको भी उस टाइम जब आप ये शूट कर रही थी सारी मूवी को, तो आपको प्रेशर फील हुआ कि पता नहीं लोग कैसे रिस्पॉन्स देंगे, इसीलिए आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया, या यू वर कंफ्यूज, या आप सरप्राइज करना चाहती थी? एक्चुअली मैं जानती नहीं थी लाइक इफ वो सीन्स आएंगे मूवी में, क्योंकि कभी कभी ये होता है वो सीन्स कट करते हैं ना। क्योंकि पहले हुआ मेरे पास में, मैंने एक काम किया, ब्रिटिश शो था द क्राउन, नेटफ्लिक्स पर है, एंड वो सीन उन्होंने कट किया। तो आई वाज लाइक ओके, मुझे जिंक्स नहीं करना चाहिए, लाइक शायद नजर हो जाते हो, एनीथिंग नजर लग जाती है, किसी को बताएंगे नहीं। हाँ, तो लेकिन वो भी सरप्राइज था, इट वाज नाइस एक्चुअली। तो आई डोंट, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है लाइक लोगों को क्या सोचेंगे, मैंने काम किया इस मूवी में और ऐसे सीन्स किया है, तो आई एम नॉट अफ्रेड। आई जस्ट वाजंट श्योर वो सीन्स आएंगे या नहीं, तो it was just like this. ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने एक TVC भी किया है शाहरुख खान के साथ। ये तो आपने हमें बॉबी डी और रणबीर के साथ बताया ना कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। शाहरुख खान का एक जो ऑरा है, जितने लोग हम इंटरव्यूज़ देखते हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की या इवन माहिरा ने उनके साथ काम किया है, दे ऑल टेल सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट हिम। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक्चुअली। जब वो मेरे सामने आए ना, my heart was beating so fast. I can imagine. ये क्या हुआ मेरे को actually, right? And actually I didn't realize
लेकिन ऑनेस्टली जब आप शाहरुख खान के साथ हैं लाइक और उनके सामने आई तो ही हैज़ दिस ऑरा, उनके पास ये बहुत अमेजिंग ऑरा है एंड वो बहुत हम्बल है एक्चुअली, क्योंकि हमारी मुलाकात से पहले है ना हमारे प्रोडक्शन टीम उन्होंने कहा उनको तंग मत करो, ज़्यादा बात मत करो उनके साथ, उन्होंने काफ़ी प्रोटोकॉल लाइक रूल्स बनाया हमारे लिए। लेकिन जब हम शाहरुख खान आए सेट पर, ही लाइक ओ आप कैसे हैं, आपको बॉलीवुड को पसंद करते हो, कौन से गाना को पसंद करते हो, वो ऐसे था हमारे साथ लाइक फ्रेंड्स। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। दैट्स ग्रेट। तो अभी मुझे बताएं शफीना, आगे क्या कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम करी हैं, क्या चल रहा है और आप पाकिस्तान दोबारा कब आ रही है? मतलब अभी तो आप हैं मौजूद, लेकिन आपने दोबारा कब प्लान किया है, किसी प्रोजेक्ट के लिए आएंगी या क्या होगा? हाँ, तो एक्चुअली मेरे पास अभी दो फिल्म्स है यूके में, तो इसलिए मैं वापस जाएंगे इंग्लैंड सून। एंड एक्चुअली इस शो से पहले है ना ऑफ कैमरा हमने बात हुई इस चीज़ के बारे में एंड मैं काफ़ी इमोशनल बन गई हूँ। मैं सोच रही थी मेरा मेकअप ख़राब लाइक मेरी आईलाइनर इट्स गोना गेट मेस्ड अप, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया पाकिस्तान में एंड जब मैं यहाँ आई थी ना तो मेरे अटैचमेंट भी है यहाँ, मेरे फील करती मेरे दिल इधर ही है पाकिस्तान में। तो जब मैं वापस चाहते इंग्लैंड तो आई गेट सो इमोशनल, क्योंकि फ्रेंड्स भी है यहाँ, मेमोरीज भी है यहाँ काफ़ी। तो इंशाल्लाह मेरे प्रोजेक्ट्स के बाद वो जो यूके वाली आई विल कम बैक टू पाकिस्तान, शायद मैं यहाँ भी काम करूँगी इंशाल्लाह। Let's see what happens. Inshallah. Thank you very much, Shafina. It was lovely talking to you and I wish you a very best of luck कि आप पाकिस्तान को इसी तरह से रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। We are so proud of you. शफीना शाह हमारे साथ मौजूद थी जी, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, मिस वर्ल्ड पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। सो आज हमने इससे आपकी मुलाकात करवाई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।